नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ खबरों को लेकर के हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात बदस्तूर खराब। भाजपा ने ममता बनर्जी के चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, राज्य में हिंदू समुदाय के लिए असुरक्षा की स्थिति। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध, राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। कनाडा में अग्रिम मतदान के पहले दिन 20 लाख से अधिक लोगों ने डाला वोट। 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में पंजाब से होगी बेंगलुरु की भिड़ंत, तो शाम को चेन्नई के सामने होगी मुंबई की चुनौती। और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईस्टर। प्रभु यीशु के उपदेशों को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं नए वक्फ कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पहल कर रही है उस खबर के साथ। जी हां, भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। ये अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है और ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन सभी अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खासतौर से गरीब मुस्लिमों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर तक पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दलों ने वक्फ कानून को लेकर काफी दुष्प्रचार किया है, लेकिन वो इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। I think unfortunately some parties have created a misinformation and propaganda around the bill, and they have also gone to the Supreme Court to try and block the bill. Everybody in the country, and including in people in Munammam, know who has really worked hard to solve their problems, who has brought the legislation, and who in turn for the last 35 years has done nothing for their problems. मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार घेरे में है। भाजपा लगातार ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। हिंदू वर्ग में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ममता बनर्जी की ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है, और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया है, और वहाँ पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगी? और इधर जम्मू कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से 3 लोगों की जान चली गई है। इलाके में रात भर भारी ओलावृष्टि हुई। उसके बाद चंद्रकोट गांव में आज सुबह भी भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और तेज हवाएं चली।
मौसम की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, जिससे कई कीमती जानें बचाई जा सकी हैं। वहीं भारी बारिश के कारण रामबन राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच सेना के जवान राजमार्ग को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रामबन में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वे स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। जिला प्रशासन की समय पर और तुरंत कार्रवाई की वजह से कई कीमती जानें बच गईं। वित्तीय और अन्य सभी तरह की राहत प्रदान की जा रही है। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा है कि घबराएं नहीं, हम सभी मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से पार पाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ रविंदर किचलू रामबन से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। रविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त के ताज़ा हालात क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओलावृष्टि हुई है, 3 लोगों की उसमें जान भी चली गई, लेकिन इस वक्त किस तरह के ताज़ा हालात हैं यहाँ पर? जी हाँ संजय जी, यहाँ पर रामबन में तो पूरी रात तो भारी बारिश पड़ती रही और थंडरस्टॉर्म भी आते रहे और फिर उसके बाद से सुबह से कुछ बारिश रुक रुक के पड़ रही है, लेकिन अभी फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तो इसमें 3 जानें चली गई हैं। इसमें एक तो साकिब अहमद 12 साल का लड़का है और एक आकिब अहमद उसका भाई 14 साल का है ये, और एक मुनी राम है 70 साल के बुजुर्ग हैं। ये एक ही गाँव में बागना शेरी रामबन में ये कहीं बहुत बुरा लैंडस्लाइड के आने से उसमें दब गए और इनकी मृत्यु हो गई। और उसके अलावा शेरी रामबन में ही कुछ टैंकर्स और कुछ गाड़ियां जो हैं वो मलबे में और काफी कीचड़ में दब गई हैं और कुछ गाड़ियों का भी पता नहीं है। और उसके अलावा कई दुकानें, कई मकान भी जो है वो भी। जी रविंदर, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल बशीर उल चौधरी जो कि डीसी हैं रामबन के, वो क्या कुछ कह रहे हैं अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जी राम रात को जो है लगभग कोई 1:15 बजे के करीब जो है ये बारिश शुरू हुई और उसके बाद जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है डीसी ऑफिस के अंदर, वहाँ पे ये सूचना जो है वो दी गई और उनकी तरफ से फोन आया कि ऐसे बहुत और रेनफॉल जो है तो इसमें बहुत सारे पानी जो है वो हो गया है, पानी पड़ना, रोड खराब का जो है शुरू हुआ। तो हमने वहाँ पे जो है ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया, जिसमें लोगों को इवैक्यूएट भी किया और बहुत सारे एरियाज को भी क्लियर किया जिससे हमारी इमरजेंसी सर्विसेज को जो है बहाल किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक गांव है हमारा शेरी बागना के अंदर, जिसके अंदर 3 लोगों की जो है वो डेथ हो गई है, जिसमें 2 बच्चे जो है वो डेड है, कम्युनिटी से बिलोंग करते। तो उनकी डेड बॉडी को भी हमने जो है वो रिट्रीव कर दिया है। अब उनको जो आखिरी बात है उसके लिए जो है जो उनका संस्कार करना होता है अपने देश के हिसाब से, तो उनके लिए जो है वो दे दिया गया है। बाकी तो है लगभग हमने 4.5 से 5 लोग के करीब आदमी को भी जो है वो किया है, तो दैट वो सेफ प्लेसेस पे चले जाए जहाँ किसी किस्म की कोई भी उनको बारिश की वजह से जो है या क्लाउड बस्ट की वजह से फ्लैश फ्लड आया उस वजह से दिक्कत ना हो। बाकी हमारी कंट्रोल रूम ऑलरेडी जो है वो स्टैब्लिश है, इसमें जो है वो ऑन ग्राउंड है, रेस्क्यू ऑपरेशन हर जगह चल रहा है और अभी जो हमारे पास कई डिटेल्स आती है तो आपके साथ साझा। बशीर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों की बात करें अगर, तो किस तरह के उनको एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, किस तरह की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की साफ तौर पर चेतावनी है। यही है, पहली बात तो यही है कि आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत, और अगर कोई ऐसा आपको खतरा लग रहा है कि पानी की वजह से कोई पानी आपके घर में आ रहा है या कुछ आ रहा है जिससे जान को खतरा है, तो आप सेफ लोकेशन पे चले जाएं और हमारे कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स है कंट्रोल रूम की वो सोशल मीडिया में है और हमारी टीम हर जगह आप इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट करें सो दैट कि आप वो सही जगह पे सही समय पे रहते आप जी। NH-44 को भी बंद किया गया है एहतियात के तौर पर, क्या और भी कोई ऐसे मार्ग है जिन्हें? नहीं है ना, एहतियात के तौर पे बंद नहीं हुआ, बल्कि बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड आया, कई जगहों पे रोड किया, जिस वजह से जो है यातायात बंद किया है, लेकिन रिस्टोरेशन काम है वो शुरू कर दिया गया जी। अब देखो जो है वो आज जो है वो क्लियर कर पाए तो या कर पाए 1-2 जो है उसको करके यातायात किया जाए।
जी, और कौन कौन सी टीम है जो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है? अभी हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ने भी साफ तौर पर लोगों को कहा है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो हमारी लगी है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पे है, और इसके साथ जो है हमारी जो लोकल जो हमारे लोग रहते हैं रेस्क्यू टीम में। रामबन में एक अच्छी चीज ये है कि लोकल स्क्वाड वो भी उसमें लगी हुई है, और लोग खुद भी जो है इसमें एज अ वॉलंटियर जो है लोगों की हेल्प करने के लिए जो है वो आए। जी, आगे के लिए अगर हम जानना चाहें कि स्थानीय प्रशासन की किस तरह से तैयारी है, क्योंकि इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, इसके लिए क्या होता है कि डिजास्टर का कोई भी प्लान जो है वो हमारे पास तैयार होता है, हम उसको प्रिपेयर करके रखते हैं पूरा साल, और इन चीजों के लिए हम फुली प्रिपेयर्ड रहते हैं। और खासकर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की का डायरेक्शन है कि ऐसी किसी भी चीज में जो है पूरी टीम जो है वो उसमें लानी है और उसको एक्शन में लाना है, मोड में लाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को राहत मिले और कोई भी जान माल काम करना हो। बाकी जो अंडर रूल्स जो जितना भी जो कंपनसेशन होगा या जिस सारी चीजें होंगी वो भी जो है वो 2-4 दिन में जो है वो मुहैया कर दी जाए। जी, बशीर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है, साथ ही साथ रामबन का जो इलाका है क्या उसके आसपास भी कोई और प्रभावित क्षेत्र हुए हैं? बिल्कुल हुआ। रामबन तहसील जो है वो काफी पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रामबन जो तहसील है वो काफी बड़े लेवल पे इफेक्ट हुई है। बाकी इलाकों पे जो फसल हमारे जो क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, खासकर फ्रूट की जो क्रॉप्स हैं वो काफी डैमेज हुई हैं। बहुत सारी रोड्स डैमेज हुई हैं, वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हुई है, पानी बिजली की स्कीमें जो है वो डैमेज हुई हैं। लेकिन उनको जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर कम्प्लीटली रिस्टोर करें। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किस तरह से मदद की जा रही है लोगों की? हेल्पलाइन के नंबर से जो भी कॉल आ रहा है उसको इमीडिएटली जो है कंसर्न आदमी को कॉल करके उसको वहीं पे, क्योंकि हमारे पटवारी हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, और साथ ही साथ में जो एरियाज हैं उसमें पहले ही हमने अलर्ट करके रखते हैं जहाँ जहाँ बारिश पानी का खतरा ज्यादा है। तो लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है का काफी बड़ा है, तो उसकी वजह से जो है ये सारी चीजें टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको सूचना दी जाती है, और जिसकी वजह से बाकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि कहीं पर रेस्क्यू करना है, कहाँ नहीं करना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी जी हमसे बात करने के लिए। साथ ही साथ हमारे संवाददाता रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते बशीर जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि इस समय में किस तरह के हालात वहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अलग अलग टीम बनी हुई है। जी, तो बशीरुल चौधरी जी जो कि हमारे साथ डीसी रामबन से जुड़े हुए थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। और अभी हम आपको ये भी बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्राकृतिक आपदा है, उससे निपटने के लिए सभी लोग मोर्चे पर तैनात हैं और लगातार दुरुस्ती चुरुस्ती के साथ काम किया जा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, इस प्राकृतिक आपदा से मिलकर निपटा जाएगा, मिलकर सामना किया जाएगा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पैसे बड़े बदल गए हो यार, अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद पीएम मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूर्वी दिल्ली के सिलमपुर में हुए क्रूर हत्याकांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी जिक्रा उर्फ लेडी डॉन समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ साहिल और दिलशाद को भी हिरासत में लिया गया है, जिन पर 17 वर्षीय कुणाल की चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप है। इनके अलावा पुलिस ने जांच के दौरान कुछ और संदिग्ध नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। और आज ईस्टर का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था। ये त्योहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, इसलिए इसे ईस्टर संडे भी कहते हैं। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनः जीवन का त्योहार है, जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। ये त्योहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आशा और आनंद का ये त्योहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी। उन्होंने लिखा, सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र अवसर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की भावना जगाए। चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो। कनाडा ने चुनाव पूर्व अनुमानों की घोषणा की है, जिसके अनुसार अग्रिम मतदान के पहले दिन शुक्रवार को लगभग 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव कनाडा के लिए अटलांटिक क्षेत्र में क्षेत्रीय मीडिया सलाहकार फ्रांसवा एनगुहार्ट के अनुसार 2021 में पिछले चुनाव में अग्रिम मतदान के पहले दिन की तुलना में मतदान प्रतिशत 36% अधिक है। कनाडा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आने वाले दिनों में अधिक भीड़ को संभालने के लिए समायोजन करेगा, क्योंकि कई मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों का सामना करना पड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की।
ये युद्ध विराम रूसी समय अनुसार शनिवार शाम 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इजरायल के पास जीत तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान तब सामने आया जब इस सप्ताह हमास ने अस्थायी संघर्ष विराम के लिए इजरायल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बजाय बंधकों के रिहाई के बदले युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की मांग की थी। गौरतलब है कि हमास ने वर्ष 2023 में इजरायल पर हमला किया था। मार्च में इजरायल ने गाजा को पूरी तरह से बंद कर दिया था और युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता विफल होने के बाद 18 मार्च को फिर से हमला शुरू कर दिया था। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें अभिनेता और रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस शामिल हुए। तो कर्तव्य पथ से फिट रहने का संदेश, संडे का दिन और साइकिल चलाते हुए फिट रहने का संदेश दिया गया। और इस मौके पर रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने इसके लिए नैतिक रूप से स्पष्ट जीवन बिताने की सलाह भी दी। कितने लोगों ने कहा मुझसे कि हम समझते हैं कि कसरत एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन अकेले में बहुत बोरियत होती है। सो आई लव द आइडिया दैट एज अ कम्युनिटी दिस कंट्री इज गेटिंग आउट ऑन अ संडे एंड गेटिंग एक्टिव। सबसे जरूरी बात फिटनेस के लिए है कि आप ठीक तरीके से सोना, आपको स्लीप। और मेरे तजुर्बे में यू कैन ओनली स्लीप वेल व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, एंड योर कॉन्शियस इज ओनली क्लियर इफ यू लिव ए मॉरली करेक्ट लाइफ। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका फिटनेस नहीं होगा। और आईपीएल में आज सुपर संडे के दिन फैंस को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है। दिन का पहला मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा और दूसरा मैच मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोपहर 3:30 बजे से चंडीगढ़ में भिड़ेंगे, जबकि दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में होगा। वहीं आईपीएल में कल खेले गए पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। रोमांचक मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए थे। जवाब में बटलर ने 54 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन बनाए, जिससे गुजरात ने 19 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट पर 204 रन बनाकर मैच जीत लिया। गुजरात ने इस तरह आईपीएल में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले टीम ने कभी भी 200 प्लस रनों का लक्ष्य हासिल नहीं किया था। गुजरात टाइटंस ने इस मैच में जीत के साथ अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स को भी पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स दूसरे पायदान पर आ गई है। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।